तो चलिए बात करते हैं डाइवर्जेंस के तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो हमें जिसका डाइवर्जेंस निकालना है वो डाइवर्जेंस का फंक्शन हमें क्या दिया गया है, फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू जेड टाइम के कैरेट। मतलब कि आपको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू जेड टाइम के कैरेट। तो इस वेक्टर फंक्शन में ये वेक्टर है या नहीं, ये तो यहाँ पे प्रूव हो सकता है, क्योंकि इस आर के ऊपर भी क्या ड्रॉ किया गया है, एक एरो की साइन ड्रॉ की गई है। और यहाँ पे इस जेड के कैरेट के साथ, मतलब कि इस टर्म के साथ आपको यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर देखने को मिलता है। तो जैसे ही आपके फंक्शन में आई जे के कुछ इस तरह के यूनिट वेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और उन सभी यूनिट वेक्टर्स के साथ साथ आपको एडिशन की साइन मिलती है, या तो उसका ये जो रिप्रेजेंट होने वाला टर्म है, इस टर्म में अगर आपको एरो की साइन मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो फंक्शन, वो टर्म कौन सी है, एक वेक्टर टर्म है। तो अगर वेक्टर टर्म होती है या फिर वेक्टर फंक्शन हो सकता है, तो ही उसका हम क्या निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए इसके डेफिनेशन को। टू फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन we need to take a dot product of vector function with vector operator del। मतलब कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वेक्टर फंक्शन का वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ क्या लेना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकाली जा सकती है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स द लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, हमें करना है वेक्टर ऑपरेटर डेल और वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल, और इसके साथ है इसका वेक्टर फंक्शन एफ। तो इस वेक्टर फंक्शन का हमें इस ऑपरेटर के साथ क्या करना होता है, डॉट। तो डॉट का फाइंड आउट लेने के लिए, मतलब कि डॉट का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के अंदर जो आई कैरेट का कंपोनेंट है, इसको आपको इस वेक्टर फंक्शन के आई कैरेट के कंपोनेंट के साथ, इस वेक्टर ऑपरेटर का ये जो जे कैरेट का कंपोनेंट है, इसको आपको यहाँ पे जे कैरेट के साथ, और के कैरेट को यहाँ पे के कैरेट के साथ क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। और इसका डॉट लेने के कारण आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के एंड में क्या मिलता है, आपको एंड में मिलता है एक स्केलर टर्म, क्योंकि फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म बिकॉज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स स्केलर टर्म। मतलब कि अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं या तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कोई भी वेक्टर फंक्शन का क्या मिलता है, हमें एक स्केलर टर्म मिलती है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आप किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं, तो वो डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको उस वेक्टर फंक्शन का क्या लेना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। मतलब कि टू फाइंड आउट डाइवर्जेंस वी नीड टू टेक डॉट प्रोडक्ट। तो आपको क्या याद रखना है, डी टू डी, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट फॉर फाइंड आउट डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट, डी फॉर डाइवर्जेंस। तो आपको डी टू डी याद रखना है, जिसके कारण आपको कभी भी डाइवर्जेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छी तरह से इस टर्म्स को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा दिया गया एक वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन का अगर हम इस नेबुला ऑपरेटर के साथ या तो डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन करके हमें स्केलर टर्म में आंसर दे सकता है। तो जैसे कि हमारा ये फंक्शन है वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू जेड टाइम के कैरेट। तो ये जो हमारा वेक्टर है फंक्शन, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है R3। मतलब कि यहाँ पे ये जो R1 है वो क्या है, वही यहाँ पे R3 है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप कोई भी मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। यही हमारा फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारा जो फंक्शन है वेक्टर R इज इक्वल्स टू जेड टाइम के कैरेट, इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस किस तरह से होता है, नेबुला डॉट आर इज इक्वल्स टू, तो ये क्या होगा कि यहां पे हम नेबुला का ये जो टर्म है इसे हमने क्या कर दिया, यहां पे रिप्लेस कर दिया, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट। और इसके साथ में हमने हमारे इस
टर्म को मतलब कि R3 वेक्टर को यहाँ पे क्या कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो आगे की टर्म में हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ऑपरेटर डेल को हम एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे, जबकि ये हमारा R3 है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, उस वेक्टर फंक्शन को हम यहाँ से इसकी वैल्यू यूज करके क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या बन के आता है, z टाइम के कैरेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये एक टर्म तैयार हो चुकी है, और इस टर्म का हमें क्या करना है, फुलफिलमेंट चेक करना है। तो फुलफिलमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इस ऑपरेटर के तीनों कंपोनेंट्स को इस हमारे वेक्टर फंक्शन के तीनों कंपोनेंट्स के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो इस वेक्टर फंक्शन में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेट है, के कैरेट। तो यहाँ पे आई कैरेट और जे कैरेट नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इसके जीरो के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया है, जीरो टाइम आई कैरेट प्लस जीरो टाइम जे कैरेट। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो फंक्शन वही रहेगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन लेने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, जिसके कारण हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो टाइम आई कैरेट प्लस जीरो टाइम जे कैरेट इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, और ये हमारा तीसरा टर्म जो कि हमारा ये बेसिक टर्म है हमारे इस इक्वेशन का, वो तो हमने यहाँ पे यूज किया ही है जेड टाइम के कैरेट को। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आई का कॉम्बिनेशन लेते हैं आई के साथ, जे का कॉम्बिनेशन लेते हैं जे के साथ, और के का कॉम्बिनेशन लेते हैं के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई को आई के साथ जोड़ने के कारण डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट इनटू जीरो टाइम आई कैरेट, तो यहाँ पे भी जीरो टाइम आई कैरेट। फिर क्या होता है, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट, तो यहाँ पे भी डेल बाय डेल वाई जे कैरेट, और साथ में ये जीरो टाइम जे कैरेट जो कि यहाँ पे भी जीरो टाइम जे कैरेट। लास्ट में डेल बाय डेल जेड के कैरेट, यहाँ पे भी डेल बाय डेल जेड के कैरेट, और जेड टाइम के कैरेट जो कि यहाँ पे भी क्या है, जेड टाइम के कैरेट। अब हमें क्या करना होता है कि इस पूरे के पूरे टर्म में से हमें वेक्टर को वेक्टर के साथ और स्केलर को स्केलर के साथ मर्ज करना होता है। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ये सभी क्या है, स्केलर फॉर्मेट में है। तो इसके साथ हमें किसे कंपेयर करना है, इसके साथ हमें यहाँ पे जीरो को, यहाँ पे भी जीरो को, और यहाँ पे जेड को, इन तीनों को अपने कंपेयर होने वाले सभी ऑपरेटर्स के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। जबकि ये जो सभी इनमें यूज होने वाले यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट है, उन यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर क्या करना है, इस टर्म में से आइसोलेट करना है। तो इस टर्म का आगे सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, वो हम कंटिन्यूअसली आगे देखते हैं। तो हमारी ये प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म में हमारे ये सभी ये जो स्केलर और वेक्टर के टर्म्स थे वो क्या थे, एक दूसरे के साथ कंबाइन थे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट किस तरह से होंगे, देखिए आई को आई के साथ कनेक्ट कीजिए, जिसके कारण यहाँ पे बनेगा आई कैरेट डॉट आई कैरेट। इसी तरह से इसमें से जे कैरेट डॉट जे कैरेट, और यहाँ से के कैरेट डॉट के कैरेट क्या हो जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। तो बचता क्या है, इन सभी में तीनों में एक ऑपरेटर्स बचते हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पे ये जीरो और यहाँ पे ये जेड, कुछ इस तरह से टर्म्स बचते हैं। तो इन सभी टर्म्स को यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के कारण हमें क्या मिलता है, डेल जीरो बाय डेल एक्स आई डॉट आई, डेल जीरो बाय डेल वाई जे डॉट जे, और डेल जेड बाय डेल जेड के डॉट के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये जो सभी टर्म्स है, इन टर्म्स का आंसर तो यहाँ पे 1 1 निकल के आने वाला है। तो इसके बारे में तो हमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर्स अगर सेम होते हैं तो इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल बनता है, मतलब कि दो आई वेक्टर्स हैं, तो उन दो आई वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री होने के कारण डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ये जो कोस ऑफ थीटा होता है, वो कोस ऑफ थीटा क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 0 डिग्री। तो कोस ऑफ 0 डिग्री का आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1, जबकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी 1 होता है। इसके कारण हमें इन सभी टर्म्स का आंसर क्या मिलेगा, 1 1 और 1। लेकिन यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है इन सभी टर्म्स की डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये जो जीरो है और यहाँ पे जो जीरो है वो सभी क्या है, वो सभी एक कांस्टेंट टर्म है।
तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन बन के आता है वो डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या बन के आता है, वो डिफरेंशिएशन ऑलवेज बन के आता है जीरो। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जीरो अगर किसी भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर वो ऑलवेज क्या बना देता है, वो ऑलवेज उसका आंसर जीरो बना देता है, जिसके कारण इन दोनों टर्म का ये जो रिजल्टेंट आंसर बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे भी ये देखिए जीरो है और यहाँ पे भी ये देखिए जीरो है। तो इसके कारण ये दो दो टर्म से ये टर्म और ये टर्म वो क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन लास्ट टर्म में है डेल जेड बाय डेल जेड, मतलब कि जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। तो किसी का भी डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, तो जेड का यहाँ पे पावर क्या है, ये पावर है 1। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में ये जो आपका पावर होता है वो पावर क्या आता है, यहाँ पे आगे आता है, और ये जो हमारी जेड टर्म होती है उसका ये जो पावर होता है वो पावर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक यूनिट कम हो जाता है। तो 1 में से 1 कम होने के कारण क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू जेड टू दी पावर जीरो। तो किसी भी टर्म का अगर जीरो पावर होता है तो वो क्या आंसर आता है, वो आंसर आता है 1। तो 1 इंटू 1 विल बी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी z का मतलब कि अगर उसका पावर 1 है और उस 1 पावर वाले टर्म का उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ऑलवेज कितना निकल के आएगा, तो वो ऑलवेज निकल के आएगा 1। तो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल जेड का आंसर क्या होगा, वो भी यहाँ पे 1 आएगा, जिसके कारण इस डेल जेड बाय डेल जेड का क्या हुआ है, यहाँ पे 1 हुआ है। तो इस टर्म्स को मतलब कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के कारण हमें ये टर्म मिलता है। तो ये क्या है, 0 इंटू आई डॉट आई, 0 इंटू जे डॉट जे और 1 इंटू के डॉट के। तो 0 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो आपका के डॉट के है इसका आंसर क्या बनेगा, 1, और ये 1 तो वैसे भी 1 है। तो ये लास्ट टर्म है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट में मिलेगी, जबकि ये जो दोनों टर्म है वो क्या हो जाएंगी, वेनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल डाइवर्जेंस क्या निकल के आता है, नेबुला डॉट आर इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि हमारा ये जो पूरा का पूरा डाइवर्जेंस है अपने दिए गए वेक्टर फंक्शन का वो क्या है, 1 है। तो देखिए ये डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है या फिर जीरो है। तो जीरो तो ये है नहीं, मतलब कि हमारी जीरो वाली ये जो कंडीशन है वो क्या हो गई, रूल हो गई। तो यहाँ पे क्या ये नेगेटिव है, नहीं ये नेगेटिव भी नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो ये कौन सी टर्म हो सकती है, तो ये है हमारी पॉजिटिव टर्म। तो इस पूरे के पूरे वेक्टर फंक्शन का अगर डाइवर्जेंस +1 आता है तो मतलब ये है कि इसका डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है कि ये जो आपका दिया गया फील्ड है, ये दिया गया फील्ड जैसे ही आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ आगे बढ़ते हैं इसके ओरिजिन से, जैसे ही आप दूर जाते हैं तो उसका ये जो डाइवर्जेंस है उसके वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और ये जो इंक्रीजिंग का ये जो रेट है वो रेट कितना होगा, वो रेट होगा 1 यूनिट। मतलब कि अगर आगे का वेक्टर 1 यूनिट का है तो अपकमिंग वेक्टर कितना बनेगा, 2 यूनिट का बनेगा। और अगर आगे का वेक्टर 2 यूनिट का है तो अपकमिंग वेक्टर कितना बनेगा, 3 यूनिट का बनेगा। मतलब कि हर एक वेक्टर में स्टेप बाय स्टेप कितना इंक्रीमेंट आता है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आता है। और जैसे कि हम जानते हैं फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स द स्केलर टर्म। तो ये कौन सी टर्म है, ये यहाँ पे एक स्केलर टर्म बन के आती है, जिसके कारण किसी भी स्केलर टर्म का यहाँ पे आंसर बनता है तो उसका आंसर यही होता है कि वो किस तरह से डाइवर्जेंस का ये जो वेक्टर फील्ड है इस वेक्टर फील्ड में इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि डाइवर्जेंस का मीनिंग ही यहाँ पे ये होता है नेट चेंज ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड में कितना नेट चेंज आता है। तो यहाँ पे इस केस में मतलब कि इस फंक्शन के एरिया में या फिर इस फंक्शन के फील्ड में ये जो सभी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में आने वाला चेंज है वो कितना होगा, वो यहाँ पे होगा 1 यूनिट। तो आई होप कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है ये समझ में आया होगा, और इसका कंक्लूजन क्या है ये कंक्लूजन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।